Good afternoon everybody. I am Dr. Shubhra Mishra from Gastro Liver Hospital कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे GERD की। GERD का फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो क्या होता है GERD? GERD का मतलब है अगर किसी इंसान के स्टमक के कंटेंट्स ऊपर उनके ईसोफेगस में आ रहे हो और उसकी वजह से उन्हें कोई लक्षण हो रहे हो या बिना लक्षण भी कोई और कॉम्प्लिकेशंस अंदर बॉडी में डेवलप हो रहे हो, तो इसको GERD बोलते हैं। अब बात आती है GERD होता क्यों है। तो इसके लिए हमें पहले थोड़ी ह्यूमन फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी। जो हमारा ईसोफेगस है यानी कि फूड पाइप, वो यहाँ गले से निकल के गले के थ्रू होके हमारी छाती से नीचे जाता है। जो छाती और पेट का जंक्शन है वहां पे ईसोफेगस खत्म होता है और पेट शुरू होता है। पेट यानी कि स्टमक अब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है और जो फूड पाइप यानी ईसोफेगस थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है। अब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर इनहेरेंटली पॉजिटिव होता है और थोरैसिक कैविटी का प्रेशर इनहेरेंटली नेगेटिव होता है। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो ऊपर ईसोफेगस में आ जाएं। तो भगवान ने हमारी बॉडी में दो बैरियर्स बनाए हैं जिससे ये कंटेंट्स ऊपर ना आ सके। पहला है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जहां हमारा ईसोफेगस खत्म होता है वहां पे एक ऐसे गोल मसल है जो ईसोफेगस को बंद करके रखती है। जब हम खाना खाते हैं तो ये मसल रिलैक्स होती है, खाना ईसोफेगस से नीचे स्टमक में जाता है और फिर ये वापस बंद हो जाता है। तो अगर कोई भी बीमारी हो या कोई भी दवाई हो या कोई भी खाने की चीज हो जो इस ईसोफेजियल स्फिंक्टर को लूज कर रही है, तो ये नीचे पेट का खाना और पेट में जो एसिड है वो ऊपर आएगा। दूसरा, अगर हमारा जो छाती और पेट के बीच में जो मसल है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, ये जो डायफ्राम है ये भी जीई जंक्शन को टाइट करके रखा होता है। तो अगर हमारा डायफ्राम की क्रूरा थोड़ी लूज हो जाए, वो ठीक से जीई जंक्शन को टाइट नहीं करे, तो हमारा जो स्टमक है वो जो छाती का नेगेटिव प्रेशर है उसको स्टमक को ऊपर खींच लेगा और उसकी वजह से स्टमक के कंटेंट्स ऊपर ईसोफेगस में आने लगेंगे। इसको हाइटल हर्निया बोलते हैं। तो एंटी रिफ्लक्स बैरियर की दो चीजें हैं, जीई जंक्शन एंड डायफ्रामेटिक क्रूरा। इन दोनों में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्टमक के कंटेंट्स ऊपर ईसोफेगस में आ जाते हैं। ये एसिडिक कंटेंट्स ईसोफेगस में आ जाएं, ये अपने आप में काफी नहीं है सिम्टम्स क्रिएट करने के लिए। साथ ही साथ में अगर हमारा जो ईसोफेगस है उसमें ये कंटेंट्स का पीएच एसिडिक से बेसिक नहीं हो पा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और ये कंटेंट्स ईसोफेगस जल्दी से आगे प्रोपल्स नहीं कर पा रहा है, तो सिम्टम्स होने की संभावना बढ़ जाती है। थर्डली, अगर ईसोफेगस की जो लाइनिंग है वो टूटी हुई है, साथ में ईसोफेगस की जो नर्व्स हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो फिर सिम्टम्स होने की संभावना और बढ़ जाती है। तो ये तीन कारण होते हैं जिसकी वजह से GERD होता है। अब हम बात करते हैं कि GERD के सिम्टम्स क्या हैं। मेनली GERD के दो सिम्टम्स हैं विच आर हार्टबर्न एंड रिगर्जिटेशन। हार्टबर्न मतलब कि ये जो हमारा चेस्ट का सेंट्रल एरिया है इसमें हमें बर्निंग सेंसेशन हो, स्पेशली आफ्टर फूड इनटेक। तो हार्टबर्न इज अ मिसनोमर बिकॉज एक्चुअली जो हार्टबर्न है वो हार्ट डिजीज की वजह से नहीं हो रहा है, वो ईसोफेजियल डिजीज की वजह से हो रहा है। ईसोफेगस में एसिडिक कंटेंट से जो नर्व्स पे सेंसिटिविटी होती है, जो बर्निंग सेंसेशन होता है, उसको हार्टबर्न कहते हैं। और दूसरी चीज रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन यानी ये सेंसेशन कि कोई चीज ऊपर हमारी छाती में आ गई, मुंह तक आ गई, मुंह में एक कड़वा या फिर नमकीन सा टेस्ट होना, ऐसे लगना जैसे दांतों पे कुछ खट्टा खट्टा लग रहा हो, दैट इज रिगर्जिटेशन। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ईसोफेजियल सिम्टम्स हैं जिनको माना जाता है कि वो GERD से संबंधित हैं, बट वो प्योरली GERD में नहीं पाए जाते, जैसे कि गले में खराश होना, लंबे समय तक खांसी होना, ऐसे लगना कि कोई चीज गले में अटकी हुई है। कई लोग बोलते हैं कि एस्थमा और पल्मोनरी फाइब्रोसिस में भी GERD का एक कंपोनेंट होता है, बट जो समझने की चीज है कि इन सब डिजीजेस में एसिड रिफ्लक्स मेन कारण नहीं है। अगर और कोई कारण नहीं मिलता है, आंख नाक गले कान के इवैल्यूएशन में कोई और दिक्कत नहीं मिलती है, तो हम सोच सकते हैं कि क्या ये दिक्कतें GERD की वजह से हो रही हैं। तो GERD के हमारे मेन दो सिम्टम्स हुए, रिगर्जिटेशन एंड हार्टबर्न, एंड तीसरा कुछ एक्स्ट्रा ईसोफेजियल सिम्टम्स भी होते हैं जो GERD में मिल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि कौन लोग हैं जिनको एक्चुअली रिस्क है GERD होने का। तो सबसे पहले तो महिलाओं में ये ज्यादा होता है एंड स्पेशली प्रेग्नेंट वीमेन में ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में ये ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो गर्भवती महिला है उनके पेट में वो बच्चा है, उसकी वजह से इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, स्टमक के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो खाने की ऊपर आने की टेंडेंसी हो जाती है। साथ में प्रेगनेंसी के दौरान जो बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो हार्मोन्स जो हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देते हैं, तो इसीलिए कंटेंट्स ऊपर आते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो है मोटापा। जैसे जैसे मोटापा होता है, स्पेशली अब्डोमिनल ओबेसिटी, तो वो मोटापा हमारे पेट का प्रेशर बढ़ाता है और जो स्टमक है वो ऊपर जाने लगता है, स्टमक के कंटेंट्स ऊपर इसोफेगस में आने लगते हैं। तीसरी चीज है कोई भी एक्सरसाइज जो इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाए, जैसे कि बैठ के साइकिलिंग करना या वेट लिफ्टिंग करना, जिसमें अब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है, उससे GERD होने की संभावना है। चौथी चीज टोबैको, यानी कि चाहे वो स्मोकिंग हो या वो पान मसाला के फॉर्म में हो, ये दोनों चीजें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के प्रेशर को कम कर देती हैं और GERD के चांसेस बढ़ा देती हैं। अल्कोहल के साथ भी देखा गया है, स्पेशली वाइट वाइन से, कि GERD होने की संभावना ज्यादा है। खाने की भी कुछ चीजें होती हैं, स्पेशली ज्यादा ऑयली चीजें, जिनसे GERD को कोरिलेट किया गया है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जिसमें इवन दो आपको हार्टबर्न रिगर्जिटेशन ना हो फिर भी GERD का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो जैसे अगर किसी को रिफ्लक्स हो रहा है और उसको उसकी वजह से यहाँ हमारे फूड पाइप में अल्सर बन गए, तो ये अल्सर जब हील होंगे तो ओवर द ईयर्स, ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, धीरे धीरे जो हमारा ईसोफेगस है वो छोटा होता जाएगा और उसकी वजह से स्ट्रिक्चर डेवलप हो जाता है। इस वजह से कई लोगों को ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि खाने गलने में दिक्कत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि खाना अटका हुआ है। तो ये भी एक GERD का पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है, स्ट्रिक्चर डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट, कि जैसे ये अल्सर हील होते हैं तो अक्सर जो हमारी ईसोफेगस की म्यूकोसा है वो नेचुरली चेंज होके स्टमक की म्यूकोजा की जैसे बन जाती है, क्योंकि स्टमक की म्यूकोजा एसिड से ज्यादा रेजिस्टेंट होती है। तो ये हमारे बॉडी का एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया, ऑल्सो नोन एज बैरेट्स ईसोफेगस। तो अगर किसी इंसान को एंडोस्कोपी पे हमें बैरेट्स ईसोफेगस मिला है, तो इवन इफ आपको कुछ भी लक्षण नहीं है, फिर भी आपको GERD का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि बैरेट्स ईसोफेगस में ओवर द लॉन्ग टर्म कैंसर डेवलप होने का रिस्क रहता है। तो ये रिस्क कम करना और बैरेट्स ईसोफेगस को रिवर्ट करना बहुत जरूरी है और इन मरीजों को GERD के ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगले टॉक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि GERD डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट करने हैं, फॉलो अप करने के लिए क्या टेस्ट करने हैं और GERD का मैनेजमेंट कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।